नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार विधानसभा में इस समय हो रहे राजनीतिक चर्चों को सही में समझने के लिए। साथियों, असल मायने में बिहार जो कि राजनीति की पाठशाला कहा जाए तो शायद गुरेज नहीं होना चाहिए। वहां पर 18वीं विधानसभा के लिए चुनाव नवंबर 2025 में प्रस्तावित हैं और ऐसे में सत्ता में बने रहने और सत्ता में वापस आने की कवायद में सभी दल लगे हुए हैं। ऐसे में वर्तमान में एनडीए जो कि बीजेपी और नीतीश जी की जेडीयू से मिलकर चल रही है, वो अपनी सत्ता में बरकरारी के लिए प्रयास में है। वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन इंडिया अलायंस के रूप में या फिर कहें तो आरजेडी और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सत्ता में आने के प्रयास में है। इसी बीच में बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा जो कि कभी राजनीति में स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में प्रख्यात विख्यात थे, प्रशांत किशोर, उन्होंने हाल ही में इन समीकरणों को कुछ बलता बदलता और बिगड़ता सा फील करा दिया है। आज के सेशन में हम इसी बात पर जिक्र करेंगे कि बिहार विधानसभा के लिए जो 18वीं बिहार बिहार विधानसभा है, उसके लिए जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की इमेज के साथ बिहार के अंदर राज करते रहे, क्या वो सत्ता में अपनी सीट बरकरार रख पाएंगे या फिर सत्ता से बाहर हुए, मध्य में ही लगभग सत्ता से बाहर हुए आरजेडी लालू के कुल दीपक तेजस्वी अपनी पार्टी आरजेडी को सत्ता में ला पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर यहां पर कुछ और ही मोर्चा स्थापित कर ले जाएंगे। आज के सेशन में प्रमुखता से प्रशांत किशोर के द्वारा लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों पर चर्चा है, क्योंकि इससे किसी को फायदा तो किसी को नुकसान होता दिख रहा है। आज के सेशन में जिक्र है प्रशांत किशोर के उन आरोपों का जिसके चलते उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ खड़े इस व्यक्ति को ही पार्टी से निकालने की अपील कर दी है। जिनका तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, नाम इनका सम्राट चौधरी है। आप वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पार्टी भाजपा से हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को आज जनसुराज पार्टी की तरफ से, जनसुराज पार्टी जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री से कहा गया है कि इन्हें पद से हटाइए, इन्हें पार्टी से हटा दीजिए। प्रधानमंत्री को शिकायत भेजी गई है और इसके पीछे का बड़ा कारण है कि ये हत्या के अभियुक्त हैं और उम्र कम बता करके ये गलत एफिडेविट पेश करके कोर्ट से फरार, मतलब कोर्ट से बाहर आए हैं, जेल से बाहर आए हैं। कोर्ट में गलत एफिडेविट लगाकर जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में जेल से बाहर आए हुए हत्या के आरोपी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर के आरोपों का भी आज हम जिक्र करेंगे। आज के सेशन में जिक्र करेंगे उस मामले का भी जो कि कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी से जुड़े रहे साधु यादव से जुड़ा है। जिक्र करेंगे प्रशांत किशोर के उन मामलों का जो उन्होंने जिस तरह से उठाए, उससे बिहार की राजनीति में बहुत सारे राजनेताओं के काले चिट्ठे खुलकर सामने आ गए। इसी वजह से राजनीति अब बिहार की चर्चा का विषय बन चुकी है। आइए, राजनीति पर अगर और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तब तो इलेक्शन कवरेज को सुनते रहिए, लेकिन अगर भारत की राज व्यवस्था समझना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जो कि अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जहां पर भारत का संविधान और राज व्यवस्था डिटेल में मैंने पढ़ाई और समझाई है। ये कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हमारे एप्लीकेशन पर पूरी 1 साल की वैधता के साथ उपलब्ध है और इन्हें आप अपने घर पर हैंड रिटन नोट्स के रूप में अगर मंगाना चाहें तो भी आप उन्हें एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो साथियों, फिलहाल के लिए पहले बिहार की विधानसभा के बारे में हल्का सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल वहां पर गठबंधन में एनडीए का सरकार है। उसमें मेजर बड़ी पार्टी ज्यादा सीट के साथ बीजेपी है और छोटी पार्टी के रूप में लेकिन सीएम का पद लेकर बैठी हुई नीतीश कुमार की जेडीयू है। फिलहाल सत्ता का सुख ले रही एनडीए भविष्य में भी अपनी सीटों को कंटिन्यू करना चाहती है, लेकिन उसे फिलहाल जो कड़ी टक्कर मिल रही है वो अपोजिशन की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से, साथ ही साथ प्रशांत किशोर की तरफ से मिल रही है। हालांकि नीतीश कुमार, जैसा कि सब जानते हैं कि सबके हैं, वो हो सकता है कि कभी बीजेपी के हैं तो कभी जेडीयू से निकलकर आरजेडी के हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा टीआरपी बटोर रहा चेहरा प्रशांत किशोर का ही है। प्रशांत किशोर जो कि भारतीय राजनीति में
फिलहाल सक्रिय हुए हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में लंबे समय से चर्चित हैं। आपकी चर्चा सबसे पहले तब हुई जब मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के अंदर 2011 में फिर से इलेक्शन जिताकर मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री के लिए चीफ स्ट्रेटेजिस्ट की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक अनुभव से प्रधानमंत्री को न केवल केंद्र तक लाने में कामयाब हुए, बल्कि केंद्र में उनकी राजनीति को स्ट्रेटजी देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके इसी गुण को सीखकर या सीखने की चाह में बहुत से लोगों ने उनकी सलाह ली, जिसमें शायद ही कोई पार्टी उनसे बची होगी। लिस्ट लंबी है जो आपसे आपकी सेवाएं ले चुकी है और इन सेवाओं के बदले मोटी फीस अदा कर चुकी है। ये कुछ इनकी पुरानी तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की हैं। आप अपने द्वारा राजनीति में जिस तरह की सलाहें देते हैं, सलाह के साथ साथ जिस तरह के राजनीतिक सर्वे कराते हैं, जिस तरह से अपनी योजनाओं की सलाह देते हैं, उसकी एक मोटी फीस वसूलते हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी खुलासा किया कि इन्होंने 3 साल में केवल सलाह से ही लगभग 250 करोड़ रुपए कमाए हैं और उस 250 करोड़ पर इन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए का टैक्स भी अदा किया है। प्रशांत किशोर इस समय भारतीय मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चित हैं। मीडिया के साथ साथ या बिहार में अपनी पार्टी जनसुराज के अंदर उमड़ रही भीड़ के कारण भी सुर्खियों में है। जनसुराज पार्टी जो कि ताजा ही राजनीति में आई है, लेकिन जनता को ये अवेयर कराने में कामयाब रही है कि जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता के लोग या विपक्ष के लोग वो आपके लिए किस तरह काम के नहीं हैं। इन्होंने पूरे बिहार में एक चेतना का माहौल तो बना ही दिया है। चेतना के साथ साथ जो मीडिया का इनका प्रबंधन है वो अत्यधिक उच्च है, जिसके चलते ये पूरी तरह से बिहारियों को ये एहसास दिलाने में पूरे देश में कामयाब हो रहे हैं कि आपको बिहारी शब्द के नाम से गाली दे करके ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर बिहार के लोग अगर लेबर बनकर कहीं जाते हैं तो हमारे राजनेता इस पर गौरवान्वित होते हैं। ये आपके लिए कितनी भद्दी बात है। बार बार प्रशांत किशोर राजनीति में फिलहाल चमक रहे चेहरों पर सवाल उठाते हैं, फिर चाहे वो लालू के सुपुत्र तेजस्वी से उनकी नवी की मार्कशीट की जानकारी लें या सम्राट से उनके जेल से बाहर आने के फर्जी सर्टिफिकेट की। आप लगातार राजनीति के उन चेहरों से वन ऑन वन कर रहे हैं जिन्हें लोग कभी कुछ पूछने से हिचकते थे। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से राजनीति में स्वच्छ तरीके से एंट्री की है, बेदाग तरीके से अपनी छवि को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति में कभी इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने प्रयोग किए थे जब वो दिल्ली के अंदर बैठकर बीजेपी, कांग्रेस सभी को अपने कागज दिखा दिखाकर सवाल पूछते थे और मीडिया का प्रबंधन करते थे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सुन लिया और समझ लिया और उन्हें लगातार सत्ता में रखा। लेकिन क्या प्रशांत किशोर को बिहार की जनता वाकई में सुन पाएगी? ये बड़ा सवाल होगा। कारण इसलिए क्योंकि बिहार में केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे भी मायने रखते हैं और उन क्षेत्रीय मुद्दों में जाति एक बड़ा फैक्टर है। ऐसे में देखना होगा जातीय समीकरण को किस प्रकार से प्रशांत किशोर चैलेंज कर पाते हैं। फिलहाल के लिए प्रशांत किशोर की हाल ही में हुई सोमवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तेज सुर्खी में आ रही है और वो सुर्खी के साथ साथ अपनी प्रशांत किशोर के द्वारा की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राजनीति के कुछ चेहरों पर जो सवाल उठाए वो सवाल सबके मन में अब तैरने लगे हैं। उनका पहला सवाल अशोक चौधरी से था। अशोक चौधरी फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं, नीतीश की पार्टी जेडीयू से राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप लंबे समय से कांग्रेस से छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किए हुए हैं और आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। आपकी राजनीति जेडीयू के अंदर रहते हुए इनके ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर भ्रष्टाचार किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपनी बेटी को पैसे से लोकसभा का टिकट खरीद कर दिया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने पीए के नाम पर जमीन खरीदी। इन पर आरोप है कि इन्होंने फर्जी ट्रांजैक्शंस किए हैं। 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीद का इन पर आरोप लगा है। दूसरे नेता हैं मंगल पांडे जो कि कैबिनेट मंत्री हैं।
पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आप फिलहाल नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप पर भी आरोप है कि आपकी पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी जानकारी मांगी गई है। तीसरे जो चेहरे हैं वो हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को इन्होंने नाम बदलने वाला मास्टर आदमी कहा कि कांग्रेस नेता सदानंद सिंह को बम मारकर हत्या के मामले में आप आरोपी हैं और नकली आयु प्रमाण पत्र बनाकर खुद को नाबालिग घोषित करके 6 माह में जेल से छूट कर आए हैं। इनका नाम पहले राकेश कुमार था, जो बाद में राकेश कुमार से सम्राट चौधरी हो गया। बिहार बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक में वे फेल हो गए थे। 2010 में खुद को 7वीं पास बताया था। वे बताएं कि कब मैट्रिक किया था। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सम्राट चौधरी एक पुराने हत्याकांड के अभियुक्त थे, लेकिन अदालत में गलत दस्तावेज पेश करके नाबालिग दिखाकर केस से राहत प्राप्त करके बाहर आए थे। वे अतीत में हत्याकांड के अभियुक्त थे, लेकिन अदालत में गलत जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नाबालिग मानकर छोड़ दिए गए। वहीं सम्राट चौधरी ने जो 2020 का चुनावी हलफनामा पेश किया, वहां उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई। तो यह कैसे संभव है कि 1995 में कोर्ट में जो उम्र का एफिडेविट पेश किया, उसमें अपने आप को 15 साल का बताकर नाबालिग होने के नाम पर जमानत प्राप्त कर गए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो व्यक्ति 1995 में 25 साल का था, वो फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर हत्या के आरोप में जमानत पर बाहर आ जाता है। ऐसे में यह व्यक्ति पूरी तरह से फर्जी सर्टिफिकेट पेश करने, न्यायपालिका को गुमराह करने और चुनाव के साथ में धांधली करने का आरोपी है। ऐसे में इनके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए। इन गंभीर आरोपों को लगाने के बाद निश्चित ही सम्राट चौधरी पर सवाल काफी गहरे हैं और निश्चित ही उनसे आने वाले समय में लोग इन जानकारियों को पूछते हुए दिखाई दे सकते हैं। सम्राट चौधरी फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन इनका राजनीतिक करियर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। आप तीनों प्रमुख पार्टियों में रह चुके हैं। आप लालू जी की पार्टी में भी रह चुके हैं, तो आप नीतीश जी की पार्टी में भी रह चुके हैं। आप जेडीयू के अंदर भी रह चुके हैं, तो आप आरजेडी में भी रह चुके हैं। आपने आरजेडी के अंदर 22 में से 13 विधायकों को साथ लेकर तोड़कर एक बार पार्टी बनाने का दावा पेश कर चुके हैं। 2014 में आप जेडीयू के अंदर शामिल हुए और जीतन राम मांझी सरकार में आप मंत्री बने। 17 में आप बीजेपी में शामिल हुए और एनडीए सरकार के अंदर पंचायती राज मंत्री बने और 2024 में डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचे। फिलहाल इन पर आरोप इनके झूठे आयु प्रमाण पत्र का है और एक और मामले के अंदर जहां पर एक महिला का रेप हुआ था, उसमें भी इनके ऊपर आरोप है। आइए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करते हैं, वो मामला जानते हैं जिस मामले में सम्राट चौधरी पर इस तरह का आरोप लगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अंदर एक चुनाव में हलफनामा पेश किया था, जिसमें अपनी उम्र को 51 साल बताया गया था। 51 साल के हिसाब से 1995 में अगर 2020 में 51 साल थे तो आज 56 साल के हैं। ऐसे में 1995 में यानी कि आज से 20 साल पहले उनकी उम्र 26 साल रही होगी, 25-26 साल रही होगी। तो फिर उन्होंने 15 साल का एफिडेविट कैसे पेश कर दिया और 15 साल का एफिडेविट पेश करके कैसे 7 लोगों की हत्या में वो बरी होकर बाहर आ गए, क्योंकि कानून कहता है कि जुवेनाइल को सजा नहीं हो सकती थी उस समय तक। ऐसे में गलत उम्र बताकर ये कोर्ट से बाहर राहत पाकर के आ गए। तो इस मामले में ये अपनी तरफ से सफाई पेश करें, जानकारी दें, जनता को बताएं कि इन्होंने झूठ किया है। आपने प्रॉपर तरीके से उन पर आरोप लगाया और आरोप लगाकर कहा कि आप अपने पद को छोड़िए। साथ ही साथ इन्होंने एक और मामला उठाया और उस मामले में इन्होंने चर्चा करी एक महिला की, जिस महिला का नाम शिल्पी है और उसके मित्र की जिसका नाम गौतम है। शिल्पी और गौतम के हत्याकांड की कि उसमें भी जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका नाम राकेश था, कहीं सम्राट चौधरी आप वो राकेश आप ही तो नहीं थे, ये क्लियर करिए। इसके साथ साथ आप हर बार तेजस्वी को भी इस बात के लिए टोकते रहे हैं कि जिसने 9वीं फेल की हो वो भी इस उम्र के गणित को समझ सकता है। 2020 में सम्राट चौधरी की उम्र अगर 51 साल थी तो 1995 में सम्राट चौधरी की उम्र कितनी होगी, ये तो 9वीं फेल तेजस्वी यादव भी बता सकते हैं। इस प्रकार से एक ही तीर से ये दोनों दलों को, जो सत्ता में हैं और विपक्ष में हैं, उन्हें
मार करते हुए दिखाई देते हैं। हत्या और गैंगरेप का आरोपी सम्राट बता करके इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है। हत्या का जो आरोप है वो 1995 में तारापुर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जब 1995 में मुंगेर जिले के अंदर तारापुर थाना क्षेत्र में 7 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। जिनकी हत्या हुई वो कुशवाहा समाज के लोग थे और कहा जाता है कि सम्राट चौधरी उनमें मुख्य अभियुक्त में शामिल थे, जिनकी केस संख्या 44/1995 थी। अदालत में आपने अपने आप को नाबालिग होने का प्रमाण पत्र पेश करके जमानत पाई थी। दूसरा केस जो इन पर आरोप लगा है वो शिल्पी गौतम हत्याकांड है। कभी मैं इसे डिटेल में शिल्पी गौतम हत्याकांड को एक अलग से डिटेल वीडियो के साथ बताऊंगा, लेकिन फिर भी ब्रीफ में आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी कि किस तरह से पहले आज के समय में जब हम ये बोलते हैं कि सीबीआई को मैनेज कर लिया जाता है, पुलिस को मैनेज कर लिया जाता है, एक दौर था जिस समय पर पुलिस का मैनेज होना, सीबीआई का मैनेज होना सुर्खी जरूर बनता था लेकिन असर कुछ नहीं होता था। सरकारें सब मैनेज कर जाती थी। ये वो कहानी है शिल्पी गौतम हत्याकांड की। ये वो दौर था जिस समय सोशल मीडिया का असर नहीं होता था। ले दे के कुछ अखबार और न्यूज चैनल्स होते थे जो या तो दबाव में या डर में या फिर कॉम्प्रोमाइज होकर के बातों को रखने से बच जाते थे। बात है 3 जुलाई 1999 की, जब मिस पटना रही शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए बाहर निकलती हैं, रिक्शा रुकवाती हैं, रिक्शे में बैठकर चल रही होती हैं। रास्ते में उन्हें पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति का था जो कि गौतम नाम के व्यक्ति का दोस्त बताया गया था। गौतम जो कि शिल्पी का बॉयफ्रेंड था, ये लड़का उसे ये कहकर कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है, कहकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। कहा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है, ये कहकर शिल्पी रिक्शा छोड़ देती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बैठती है, रास्ता बदलता है, जहां जाना था उस जगह ना जाकर रास्ता दूसरी तरफ वाल्मी गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ता है। इस पर लड़की यानी कि गौतमी पूछती है, इस पर शिल्पी पूछती है कि गौतम कहां है, तो जवाब मिलता है कि वो तुम्हारा इंतजार वाल्मी गेस्ट हाउस में कर रहा है। इस बीच में वाल्मी गेस्ट हाउस के लिए जब जानकारी गौतम को लगती है कि गौतम की शिल्पी गेस्ट हाउस गई है जो कि कुख्यात है खराब कृत्यों के लिए, तो वो दौड़े हुए वहां पर पहुंचने निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है जिसकी कल्पना संभवतया ना गौतम ने की थी ना शिल्पी ने की थी। हत्या सीधी घटना आगे तक पहुंचती है। अचानक एक दिन एक विधायक के गैराज में एक कार के अंदर 2 लाश मिलती हैं। उनमें से एक लाश गौतम की और दूसरी शिल्पी की थी। शिल्पी के शरीर पर टी-शर्ट थी तो गौतम के शरीर पर पैंट थी। गौतम को पीट-पीट कर मारा गया था तो शिल्पी को गला घोंटकर और रेप करके मार दिया गया था। ये घटना जिस जगह हुई वहां पर नाम साधु यादव का निकल कर आया। साधु यादव जो कि राबड़ी देवी के भाई हैं। साधु यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के साले हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सरकार से बचते हुए घूम रहे थे। राबड़ी देवी सीएम बनी हुई थी। साधु यादव अपनी बहन के ताकत से राज में बहुत पावरफुल पद पर थे। ऐसे में जनता या फिर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस दबाव में आती है। उस कार को जिसमें ये दोनों की लाश मिली, उस कार को पुलिस चालक चला करके पुलिस थाने ले जाता है। हाथ के निशान गाड़ी से मिट जाते हैं। साथ ही साथ में दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करा के जला दिया जाता है। गौतम के माता पिता विदेश में रहा करते थे। गौतम राजनीति करने के लिए साधु की शरण में था कि वो साधु यादव के साथ रहकर राजनीति सीखेगा, लेकिन वो सीख नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी एक कपड़ा व्यापारी की पुत्री थी। कपड़ा व्यापारी ने अपने दम पर तलाशने का प्रयास किया कि आखिर कौन था इनकी हत्या के पीछे, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगा क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को जहर खा के मरने की जानकारी दी। कहा कि ये लोग आत्महत्या कर लिए हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई तो राजनीति में दबाव बनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि यहां शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमन के वीर्य के निशान मिले थे। उनकी जांच करने के लिए राजनीति में दबाव बनता रहा, लेकिन कोई भी दबाव काम नहीं किया। मामला क्लोज हो जाता है क्योंकि उस समय सत्ता के अंदर लालू राज था। इसके बाद मांग उठती है, अपोजिशन में बैठी बीजेपी गलियों में उतरती है, मांग उठाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। सीबीआई तक ये जांच पहुंचती है। सीबीआई इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। सीबीआई सैंपल कलेक्शन के लिए साधु यादव को बुलाती है, ब्लड सैंपल मांगती है, डीएनए सैंपल मांगती है, वो देने से इनकार कर देते हैं।
राजनीति में समझौते बड़े होते हैं। साधु यादव अपनी बहन की ताकत से आराम से पुलिस से बचते हुए निकल रहे थे। वहीं लालू यादव की पार्टी केंद्र में एनडीए उस समय की यूपीए के साथ समझौता कर लेती है। 2004 के अंदर जब सत्ता में यूपीए आती है, उस समय लालू बड़ी पोजीशन पर होते हैं। बड़ी पोजीशन पर होने के कारण सीबीआई अपनी क्लोजर पोजीशन लगा देती है और कहती है कि ये जहर खाकर मरे थे। पूरी तरह से बिना सबूतों के एक फाइल बंद कर दी जाती है। इस पूरी कहानी में बहुत से ऐसे लूपहोल्स हैं जिन्हें कभी आपके साथ डिटेलिंग के साथ सुनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि सीबीआई और पुलिस ने एक ऐसे मामले को ताकत के चलते बंद कर दिया था कि कसूरवार कभी भी सजा नहीं पा सके। इस रिपोर्ट के अंदर जिनका भी नाम था, उनमें से आरोप है कि एक नाम उस समय लालू की पार्टी से जुड़े रहे सम्राट चौधरी का भी था। उस क्लोजर रिपोर्ट में राकेश कुमार नाम के जो व्यक्ति का नाम था, प्रशांत किशोर ने उन्हीं का नाम वापस से उछाल दिया है। कहा जाता है कि शिल्पी के भाई ने 2006 में फिर इस केस को खुलवाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका अपहरण हो गया। बिहार पहले अपहरण की राजधानी के रूप में विख्यात हुआ था। लालू राज ने अपहरण को काफी ऊंचाइयां दी थी कि प्रकाश झा ने एक फिल्म भी उस पर बना ही अपहरण के नाम से दी थी। खैर, इसके बाद में इनके अपहरण के 2 दिन बाद ये वापस मिलते हैं, केस को वापस ले लेते हैं। आज तक उनके अपहरण को किसने किया, क्यों वो वापस आए, किसी से कोई सवाल नहीं किए जाते। सवाल बार बार यही घूमते हैं कि क्या इस वारदात में हत्या हुई थी या सुसाइड था। इस वारदात के लिए असली दोषी कौन था। साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया। 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था। बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाश होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी। पुलिस के ठीक बाद मौका वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंच गया था। ये सारे सवाल आज भी जुड़े हैं, लेकिन राजनीति में सब दफन हो चुके हैं। साधु यादव पर कई तरह के आरोप और भी रहे। फिलहाल इनकी पार्टी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, लगातार इलेक्शन हारने के कारण भी सुर्खियों में है। फिलहाल की चर्चा साधु यादव से ज्यादा सम्राट पर है, क्योंकि आप उप मुख्यमंत्री हैं और उस समय आप लालू जी की पार्टी से जुड़े हुए थे, आरजेडी से जुड़े हुए थे। ऐसे में उस समय राकेश कुमार नाम का जो व्यक्ति था, क्या वो आप ही थे, क्योंकि आपने राकेश कुमार के नाम से ही हत्या के आरोप में भी कोर्ट से नाबालिग होने के नाम पर राहत पाई थी। इस तरह के आरोप प्रशांत किशोर ने लगाकर बिहार की राजनीति में फिर से पुराने मुर्दे उखाड़ दिए हैं और मुद्दों को बड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार में बैठी हुई बीजेपी क्या एक्शन लेती है। तो जवाब है, जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो नौसिखिया नेता हैं, उनके पास कोई बिहार की जानकारी नहीं है, बस वो आरोप लगा दे रहे हैं, वो नहीं जानते राकेश कोई और व्यक्ति है, वो तो आइसक्रीम बेचता है, हमारा नाम खामखा खराब किया जा रहा है। अपने नाम को खराब करने की बात कहकर कहा कि जनता इस बात पर न्याय करेगी। इस बात को कहकर के ये यहां से चले जाते हैं, लेकिन जनसुराज पार्टी अपनी तरफ से इस पर पूरी मेहनत फिलहाल भी कर ही रही है। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बिहार के अंदर नवंबर में इलेक्शन होगा। क्या जनता वाकई में इन आरोप प्रत्यारोप से प्रभावित होगी? क्या वाकई में जनता इस बात से प्रभावित होती है कि शासन किनके हाथ में हो? क्या लोग उनकी प्रेजेंस में सुरक्षित हो? ये सब बात अवश्य ही जानने की है, लेकिन सबसे ऊपर ये कि प्रशांत किशोर के इन तमाम खुलासों से फायदा किसे होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुल मिलाकर के बीजेपी से सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही साथ में सम्राट चौधरी के पद से हटाने की बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि जिन जिन पर आरोप है उन्हें हटाइए। ऐसे में अगर बीजेपी से नेता हटते हैं तो क्या इसका सीधा फायदा लालू जी के सुपुत्र को होने वाला है? क्या आरजेडी इसका फायदा लेने वाली है? लेकिन क्या आरजेडी अपने ऊपर लगे पुराने आरोपों से बच पाएगी? ये सब बातें बिहार की राजनीति में फिर से दौड़कर चली आ रही हैं। क्या वाकई में बिहार की राजनीति में कोई नए सुधार की अपेक्षाएं हो पाएंगी? ये सारी बातें बिहार के लोग अपने वोट से तय करेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।